सर सर एक्सक्यूज मी सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये आप थोड़ा सा ये पीछे चने का क्या कॉम्बिनेशन बताया था, वो मैं थोड़ा सा वापस सुनना चाहूंगा, कुछ डिस्टर्बेंस आया था। ठीक है। ऐसा है कि गेहूं और चना, ये एक जमाना था, ज्यादा दूर नहीं, हमारी उम्र में ही हमने ही देखा है कि किसान लोग गेहूं और चना दोनों को मिला करके खेत में डाल देते थे। इकट्ठा उसका जमीन तैयार की छट्टा दे देते थे और बाद में हल्का हल चला के उसको दबा देते थे, और वो दोनों इकट्ठे ही उगते थे। और उनकी किस्म ऐसी होती थी कि दोनों इकट्ठे पकते थे, इकट्ठी बिजाई हुई इकट्ठे पके। और वो जो गेहूं और चना वो इकट्ठा ही बेचा भी जाता था, क्योंकि हम गेहूं और चने की मिक्स करके रोटी खाते थे तब। गेहूं की अकेले की रोटी नहीं खाते थे। आज हम गेहूं को हमने अलग कर दिया, चने को अलग कर दिया, कारण कि कुछ किस्में ऐसी आ गई कि दोनों समय पर एक समय पर नहीं पकती। दूसरा, मशीन से काटना है, मशीन से बोना है। तीसरा, हमें अपने लिए अब नहीं उगाना, हमें तो बाजार के लिए उगाना है, तो बाजार में गेहूं अलग बिकेगा, चना अलग बिकेगा। तो मैंने मेरे लिए भी उगाना छोड़ दिया, लेकिन फिर से कुछ किसानों ने अपना लिया है गेहूं और चने को इकट्ठा लगाना। लेकिन वो कम एरिया में होता है। आपको 1 एकड़ 2 एकड़ में करना है तो आप कीजिए, ज़्यादा एरिया में करेंगे तो आपको बेच सकते हो तो कीजिए। अगर आप नहीं बेच पाएंगे तो फिर वो मंडी में बिकेगा नहीं। इसको तो सिर्फ जो गेहूं चना इकट्ठा लेने वाले हैं वही खरीद पाएंगे। लेकिन चना इकट्ठा लगाने से गेहूं को फायदा होगा, गेहूं के उत्पादन में। कारण, चना हवा से नाइट्रोजन लेकर के मिट्टी में डालता है, जो गेहूं को फायदा देती है। अब हम आते हैं, गेहूं के अंदर जो पानी कब कब देना है, वो तो 4 से 5 पानी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अधिकतर 5 पानी ही लगते हैं। कहीं बहुत ही बढ़िया हुआ तो 4 पानी लगेंगे। तो ये सब किसानों को पता है कि 21-22 दिन पहला पानी बहुत जरूरी होता है। आप लेट करेंगे तो उत्पादन कम होगा। दूसरा, जिस वक्त बाली बनती है वो बहुत जरूरी बनती होता है है। और जब वो पानी बहुत में जरूरी दूध भर होता रहा है। होता है। और जब पानी में दूध, राजन जी जरा, हाँ जी। तो जब जो है दूध भर रहा होता है, तब ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है 3। उस दौरान पानी तुरंत देना चाहिए, वो लेट नहीं होना चाहिए। ये कॉमन सी चीज है, ये सब किसानों को पता है, इसमें कोई खास जरा ज्यादा बड़ी बात नहीं है। परंतु जैविक खेती के बारे में अगर मैं कहूँ, तो जैविक खेती जो हमारे भारतीय स्टैंडर्ड है, उनमें जैविक खेती के अंदर नहर का पानी तो वर्जित है। परंतु हम नहर का पानी नहीं लगाएंगे तो कहाँ जाए, इसलिए ये अलाउड कर दिया गया है कि आप नहर का पानी लगाइए। नहर का पानी वर्जित इसलिए है क्योंकि ये जो पहाड़ों से नदियां आ रही हैं, तो वहां पर भी इस्तेमाल हो रहा है जहर, और वो सब जो है घुल करके नदियों में ही आता है। इसीलिए ये मना किया गया था, लेकिन हमारे भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें उसके अंदर छूट मिली है कि हम इसको लगा पाए। नहीं तो हम खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम नहरों पर आश्रित हैं। परंतु किसी नाले का पानी, गंदे नाले आजकल बहुत है शहरों के पास, वो नजदीक नहीं फटकना चाहिए उस खेत के। उस खेत के बगल से नाले का पानी जाना भी नहीं चाहिए, निकलना भी नहीं चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। इसी तरह से पानी के अंदर ही अगर हम कहें, तो गांव का जो पानी, अगर किसी के गांव के साथ खेत है, तो अक्सर गांव का पानी क्या होता है, गलियों का पानी, वो सारा का सारा कहाँ चला जाता है, जोहड़ में। और फिर कई जगह पर ये जोहड़ से आजकल निकल के खेतों में भी जा रहा है। तो वो पानी बिल्कुल वर्जित है। गांव का जोहड़ का पानी भी वर्जित है, वो जैविक खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वो भी नहीं लगाना। अब हम आए खरपतवार। तो जैविक खेती के अंदर खरपतवार को कंट्रोल करना, खरपतवार को नष्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि गेहूं के अंदर गुल्ली डंडा, जिसको गेहूं का मामा भी बोल देते हैं, अंग्रेजी में उसको फैलरिस माइनर बोल देते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी तरफ बथुआ और जंगली जई भी होती है, ये भी कई जगह पर बहुत बड़ी समस्या है। तो इनको रसायनों द्वारा खत्म कर दिया जाता है। परंतु मैं आपको ये भी बता दूं कि ये गुल्ली डंडे की समस्या या किसी भी दूसरे खरपतवार की समस्या, ये इतनी बड़ी नहीं बनी
रसायनों के द्वारा ही बनी है। और हमने जो फसलों के अवशेषों को जलाना शुरू किया उसके द्वारा, जब आप एक बार जैविक खेती शुरू कर देंगे अभी से, तो शुरू में आपको दिक्कत आएगी, चैलेंज आएगा, आपकी लेबर लगेगी, पर लगातार आप जैविक खेती पर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका खरपतवारों का जो ये बहुत बड़ी जो समस्या आपकी, ये भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ये समस्या कैसे बनी कि हम जब फसलों के अवशेष जलाते हैं तो उससे बहुत सारे जो हमारे जमीन में रहने वाली चींटियां हैं, मकोड़े हैं और अन्य छोटे जीव हैं, ये सब जल जाते हैं, ये भी खत्म हो जाते हैं। ये सब मिट्टी में रह के, आप देखो, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो देखिएगा, अनुभव कीजिएगा, इन्हीं खरपतवारों के बीज खा करके जिंदा रहते हैं। उनको चुन 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 के अपने बिलों के आसपास इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जब ये नहीं रहे तो वो बीज हमारी मिट्टी के अंदर ही रह गए। और खरपतवार ऐसे ढीठ होते हैं कि आज अगर एक बीज खेत में पड़ा है तो वो 2 4 5 साल, 10 साल, 40 साल और 50 साल तक भी वो बीज मरते नहीं है। उसको थोड़ा सा हल लगा किसी बीज को, 40 साल पहले से नीचे पड़ा, ऊपर आया तो वो उग जाएगा। तो ये हमने खुद ही ये समस्या बुलाई है। रसायनों के इस्तेमाल से होता क्या है कि खरपतवार खत्म हुए लेकिन कुछ खरपतवार बचे, तो वो जो बचे उनका जो बीज बना वो भी ढीठ होते गए धीरे धीरे। तो उनके ऊपर खरपतवारों का कम होता चला गया। और आपके ज्ञान के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 1998 की ये बात है। मैं पंजाब में था, कपूरथला में। तो उस वक्त जो है कुछ खरपतवार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरपतवार नाशक नए मंगवाए थे, कंपनियों को बोला था कि लेके आइए, नहीं तो यहाँ हमारे नेशनल प्रॉब्लम हो चली, हमारे गेहूं का उत्पादन नहीं होगा। किसान जो है मेरे चारों ओर लगाता था कि साहब किसी तरह से मुझे एक पैकेट इसका दे दीजिए, मेरे बच्चों के लिए गेहूं खाने के लिए हो जाए। चंडीगढ़ में रहता था, एक पिहोवा से एक किसान गए। बहुत शर्म आ रही है ये बात बताते हुए, लेकिन आपको इसलिए आगाह कर रहा हूं कि हमें ये निकलना होगा इन रसायनों से। उस किसान ने आकर के पगड़ी वहां मेरे पैरों में रख दी, घर में मेरे आके, कि साहब मुझे कहीं से भी ला के दीजिए मेरे 10 एकड़ के लिए, नहीं तो मेरी गेहूं नहीं होगी। और वो 700 800 रुपए का एक एक पैकेट वो डलता है खेतों में। मैं आज उनका नाम नहीं लूंगा। और वो उस वक्त 1 एकड़ में उसका 600 से 700 रुपया खर्चा था। जो पहले 100 150 में किसान कंट्रोल करते थे, उस दवा ने कंट्रोल करना बंद कर दिया था। तो इन रसायनों की वजह से ये समस्या हमने आ बैल मुझे मार की तरीके से बुलाई। इसलिए आप जो भी आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ या इससे ज्यादा गेहूं लगाएं तो उसके अंदर आपका गुल्ली डंडा होगा, जंगली जई होगी, बथुआ होगा। ये आपको कसोले से ही निकालने पड़ेंगे, मजदूर लगा के निकालने पड़ेंगे, या अपने घर की अपनी खुद की लेबर है, 2 4 बंदे हो, हम खुद कर सकते हैं, तो उससे ही निकालने पड़ेंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी खरपतवार नाशक वर्जित है। और अगर आप खरपतवार नहीं निकालेंगे तो आपका गेहूं का उत्पादन, मैंने पहले ही कहा है कि जैविक के अंदर कम होता है तो वो और कम हो जाएगा। क्योंकि ये जो खरपतवार हैं, इनको प्रभु ने ही वरदान दिया हुआ है कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है, जहां जैसे मर्जी हो जाना। गेहूं को तो पोषण चाहिए, इनको तो पोषण अपने आप ही मिलता चला जाएगा। और जो आप गेहूं को पोषण देंगे उसमें से और ये हिस्सा अपना बांटेंगे। तो ये जरूर खत्म करने पड़ेंगे। इसके बिना जो है बात नहीं बनेगी, इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेबर लगानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, मैं एक बार नहीं, आपकी बात को बीच में रोकता हूँ। हाँ जी, खरपतवार के लिए मैंने थोड़ा सा सर्च खुद भी किया है अपने खेत के अंदर हाँ पिछली जी, साल। जो खरपतवार, हम जिसको खरपतवार बोलते हैं, उस खरपतवार को उखाड़िए, लगभग 50 से 60 किलो या 1 क्विंटल भी कर सकते हैं उसको। या तो मिक्सी के अंदर पेस्ट करके, या उसको चारा काटने वाली मशीन से कुट्टी करके हाँ, और कस निकाल लीजिए अच्छे से। और उस पानी को 200 लीटर पानी में डाल के, जैसे अपने को 200 लीटर पानी लगता है, और वो पानी हमने तैयार कर लिया लगभग 30 से 40 किलो लीटर, तो वो उसको 200 लीटर में मिला के और अच्छे से जो है स्प्रे कर देनी है। 3 दिन के बाद वही रीजन फिर दोहरा देना है। जो अवशेष अपने को बचे उबालने के बाद, उसको वेस्ट डिकम्पोजर में डाल दो। दोबारा से 3 दिन बाद में जो है ना, उसको
वेस्ट डिकम्पोजर में डाला वो भी, और 50-60 किलो या 1 क्विंटल जो भी हमने निकाला उसको, दोनों को फिर वही 3 दिन के बाद स्प्रे डाल देना। ऐसा 3 बार करते हैं ना 10-15 दिन के दौरान में, वो खरपतवार वहीं रुक जाएंगे और आपकी फसल जो है ना वो एक अच्छे से ग्रोथ करेगी। क्योंकि मेरी खुद की सोच के अनुसार फसल को न्यूट्रिएंट्स वैल्यू मिला और खरपतवार बिल्कुल। जो है वो उसके मल का सूग मान के वहीं रुक गया। इस चीज अभी, का हाँ मैंने जी, थोड़ा सा किया है सर। अभी सुमेर जी ने जो बताया कि खरपतवार जो है जब हम उसको निकालेंगे तो हमारी मेहनत लगेगी। अब उसी मेहनत को, इस विषय के ऊपर मैं बाद में आना चाह रहा था, लेकिन अभी सुमेर जी ने बीच में बता दिया, ये अच्छा हुआ था कि साथ ही साथ जो आपको याद रहता जाएगा। जो खरपतवार है उसके ऊपर जो आपकी मेहनत लगी, उस मेहनत को आपने वापस काम में ही ले लिया, वो वेस्ट नहीं होने दी। वो खेत से ही निकला हुआ पोषण है जो फसल को भी लगेगा, और साथ ही साथ वो जो खरपतवार है उसके ऊपर ही उसका असर हुआ, तो वो खरपतवार जो नीचे से और निकल रहे हैं वो भी दब जाते हैं। और जो उसके अवशेष हैं, अभी हमारे खेतों में निकाल करके क्या करते थे, ढेर लगा दिया, सुखा दिया, जला दिया। उनको एक दिन बैठा के समझाया कि इसको आपने जला दिया तो ये कहाँ गया, राख, उसके पल्ले क्या बचा, वो उड़ गई हवा में। लेकिन ये निकला कहाँ से असर, खेत में से। तो इस खरपतवार को हमारे खेत में ही वापिस हमने क्यों नहीं डाला। जान तो उसने खेत की ली, लेकिन हमने उसको भगा दिया कहीं और। तो ये एक तरीका है खरपतवारों को खत्म करने के साथ साथ उनसे फायदा भी उठाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। गेहूं के अंदर अक्सर जनरली कोई कीट नहीं आता, लेकिन जब गेहूं का सिट्टा तैयार हो जाता है, दाना भर जाता है, और पकने से ऐन पहले चेपा, काले से रंग का जो है, तेला, थोड़ा कहीं कहीं, लेकिन चेपा ये बहुत ज्यादा आ जाता है। इससे क्या होता है, ये सारा रस चूसना शुरू कर देता है, बालियों के अंदर से जो दूध भरा है उसको चूसना शुरू कर देता है। परंतु ये आता क्यों है, ये आता इसलिए है कि हमारी जो फसल है उसके अंदर दम नहीं है कि वो इन कीटों को, रस चूसने वाले कीटों को, इनका सामना कर सके और इनको अपने आप ही रोक ले। ये कमजोर क्यों हुई, लगातार मिट्टी से हम पोषण लेते चले गए जो उसका नेचुरल पोषण था, और हम जो दूसरे रासायनिक पोषण डाल रहे हैं उससे फसल उतनी दमदार नहीं होती। और साथ ही साथ हमने पहले से रसायनों का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। जो हम कीटनाशक, जो हम खरपतवार नाशक डाल रहे हैं वो भी हैं। अगर आप जैविक गेहूं पर आ जाएंगे, और जैविक के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज वो है ऑर्गेनिक कार्बन। ये मैंने पहले नहीं बोला, मैं अब आगे इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर आके आपका इसका एक तालमेल बैठेगा समझने का। अगर आपके खेत का ऑर्गेनिक कार्बन 0.75% या 0.7 ही मोटे तौर पे, या 0.8 कह लीजिए, इतना अगर ऑर्गेनिक कार्बन है, तो ये रस चूसने वाले कीट गेहूं को लग ही नहीं पाएंगे, ये छू भी नहीं पाएंगे। क्योंकि उसके अंदर इतना दम होता है कि वो उसमें से रस पी ही नहीं पाते। परंतु हमारी मिट्टी के अंदर आज कार्बन कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन सिर्फ और सिर्फ 0.2 0.3% है। और इस वजह से फसलें कमजोर हो रही हैं, फसल को पोषण नहीं मिल पाता पूरा। तो जिस वक्त आप ये फसलों के अवशेष मिट्टी में डालेंगे, हरी खाद बनाएंगे, गोबर की खाद वापस देंगे, गोबर को जलाएं ना, गैस को हम जलाएं, गैस का इस्तेमाल करें, थापियां ना बनाएं, पाथियां ना बनाएं, उसको वापस डालें, खरपतवारों को वापस डालें, जैसे अभी सुमेर जी ने बोला भी है। तो हमारा मिट्टी के अंदर, हमारी मृदा का, हमारी धरती माँ का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, और ये कीट भी नजदीक नहीं आ पाएंगे। परंतु एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बोल देता हूँ। मैंने एक आपको बोला था वेस्ट डीकम्पोजर, और अभी सुमेर जी ने भी कहा है वेस्ट डीकम्पोजर में आप उसे डाल दीजिए खरपतवार को। वेस्ट डीकम्पोजर का इस्तेमाल कभी भी अपने खेत में आप फसल काटने के बाद एक बार कीजिए, मिट्टी में जो हम डाल रहे हैं। आपने साल में 2 फसलें ली हैं, तो 2 बार उसका फसल काटने के बाद उन अवशेषों को गलाने के लिए कीजिए बस। इससे ज्यादा मिट्टी के अंदर पानी के साथ बार बार वेस्ट डिकम्पोजर नहीं देना। बहुत किसानों ने ये किया है, वहां पर आज उनका नुकसान भी हो रहा है और उनको पता नहीं चल रहा अभी ये नुकसान क्यों है।
जितना ज्यादा आप वेस्ट डिकम्पोजर डालेंगे उतना आपके खेत के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ पाएगा। ये कारण है उसका। इसलिए वेस्ट डिकम्पोजर कितनी बार यूज करना है? साल में 2 फसल ले रहे हैं तो 2 बार। एक फसल ली है तो एक बार फसल कटने के बाद अवशेषों को गलाने के लिए बार बार कभी इस्तेमाल नहीं करना। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ती जाएगी और रस चूसने वाले कीट नजदीक भी नहीं आएंगे। और कोई ऐसा कीट नहीं है जो गेहूं को लगता हो। डॉक्टर साहब हाँ बार जी बार सर। डॉक्टर साहब बार बार तो इसलिए बोला जाता है कि जो किसान साथी हाँ जी। शुरुआत कर रहे हैं, हाँ वो जी। जो किसान साथी शुरुआत कर रहे हैं जैविक की, तो उसके हाँ अंदर जी। जो है ना वो 12 महीने के लिए फसल के साथ इसलिए बोला जाता है हर पानी में कि भाई जो रासायनिक परत है वो हाँ जी। टूट जाए और जो है वो अच्छे से बैक्टीरिया उसमें अपना काम करने लग जाए। इसलिए शुरुआती दौर में जो है ना 1-2 साल के लिए बार बार वेस्ट डिकम्पोजर छोड़ने की हिदायत देते हैं। बाकी तो बाद में तो जमीन अपने आप में जाती है। तो सुमेर सिंह जी, जी मैं बीच में रोकना चाहूंगा। कंबोज साहब को एक बार कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद इसका तरीका भी मैं बताऊंगा। मेरे खेत में कंबोज साहब गवाह हैं, बहुत सारे साथी और भी हो सकता हो, एक बार भी जिंदगी में आज तक वेस्ट डिकम्पोजर नहीं डाला, और गारंटी देता हूं सबसे ज्यादा पैदावार मैं लेके आपको अपने खेत में दिखा सकता हूं। उसका तरीका मैं बताऊंगा बाद में, एक बार कंबोज साहब को कंप्लीट करने दो। नेक्स्ट है गेहूं के अंदर बीमारियां। गेहूं के अंदर जो बीमारियां हैं, जनरली एक हरियाणा के अंदर हम कह लें तो एक रस्ट नाम की बीमारी है जो 3 तरह की है। कुंगी बोल देते हैं उसको। उसके ऊपर भी अगर हम चर्चा करें तो वो जब आपने जैविक गेहूं पर आगे आपने अपनी खेती के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा दिया तो इन बीमारियों का आक्रमण होना अपने आप रुक जाएगा। पीली कुंगी, काली कुंगी, भूरी कुंगी, ये जो रस्ट होती हैं ये भी नहीं आ पाती और इनके लिए और कुछ भी नहीं हमें करना है, कुछ भी नहीं। अब गेहूं के ऊपर एक और रोग आता है, सिट्टा काला हो जाता है। उस बीमारी को बोलते हैं करनाल बंट। पहली बार वो करनाल में देखी गई जिसमें पाउडर बन जाता है। अब ये कितने सिट्टे 1 एकड़ में बनेंगे? अगर आपका बीज बढ़िया है, आपने बीज उपचार जैविक तरीके से कर लिया, और ये पहले जो है जहां से आपने बीज लिया है उन खेतों में अगर ये नहीं रही तो इस बीमारी का नाम मात्र आना होगा। कहीं पर थोड़े बहुत सिट्टे हुए तो उनको काट के निकाल के उनको खत्म कर दीजिए, उनको उन सिट्टों को जला दीजिए आप, ताकि उसके जो स्पोर्स हैं वो भी जल जाए। और जब उसको खेत से लेके आना है काट के तो उनको ढक के लाइए लिफाफे के अंदर, ताकि दूसरी जगह पर उसके कण, बीमारी के कण जो है वो ना फैले। अदरवाइज इसके लिए हमें कोई भी किसी भी तरह का रसायन डालने की जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। अक्सर इसके लिए भी रसायन बेचे जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर बेचे जा रहे हैं, जबकि इससे कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता। तो गेहूं के अंदर कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें तो बीमारी और कीट, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन 0.75% कर दिया जाए तो ये भी नजदीक फटक नहीं पाते। अब मैंने चने और गेहूं के बारे में तो आपको बताया, लेकिन एक और प्रचलन था पहले, कल सुमेर जी से बात हो रही थी कि सरसों, सरसों को हम कहाँ लगाते थे पहले? जिस इलाके में गेहूं होता था, निरोल लगाने की बजाय गेहूं के अंदर ही हर 10-11 खूंट के बाद एक खूंट सरसों का लगाते थे। आज ट्रैक्टर से बिजाई हो रही है, हमारे 11 या 13 खूंट ट्रैक्टर से निकलते हैं। तो उसके बाद छोटा सा हाथ वाला हल लेके उसको सिर्फ सामने से आदमी एक खींचता है और दूसरा बंदा उसमें बीज डालता जाता है। तो सरसों का 100 से 150 ग्राम एकड़ का बीज लगता है, तो हर 11 या 13 लाइन के बाद जो है वो एक एक खूंट सरसों का लग जाता था, जिससे किसान के घर के लिए सरसों के तेल का इंतजाम हो जाता था, चाहे पकौड़े खाने हो, चाहे सिर पे लगाना हो, चाहे अपने को मालिश करनी हो, चाहे पहलवान बनना हो। और किसी का रकबा ज्यादा हो जाता था तो वो बाजार में भी बेचते थे, पड़ोसियों को भी देते थे, पड़ोसी को भी बेचते थे। परंतु ये सब छोड़ दिया गया। छोड़ने का कारण वही मशीनीकरण और हमारा अपना आराम भी।
क्योंकि मशीन से हमें काटना है तो सरसों शायद उसके अंदर अड़ंगा लगाएगी, कंबाइन से काटेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको थोड़ा फिर से एक बैक गियर में लेके चलता हूँ। सन 2002 में पंजाब के अंदर ऐसा ही हमें एक विचार आया किसी वजह से कि गेहूं के अंदर आज सरसों नजर नहीं आ रही। तो कुछ विचार इस तरीके से आया कि हमारा कोई कार्यक्रम और था, लेकिन हमने क्या किया कि सरसों को बढ़ावा दिया, गेहूं के अंदर सरसों के खूंट लगाने का। तो किसानों को हमने 2 जिलों के अंदर 200 ना 300 क्विंटल हमने वहां पर सरसों का बीज बांटा, 150-150 ग्राम के पैकेट बना के 2 जिलों में। आप हिसाब लगा लो कि 300 क्विंटल के कितने पैकेट बन गए, 150-150 ग्राम के। 1 किलो के करीब 6 पैकेट बने, 6 से ज्यादा बल्कि 7 पैकेट ही बनते थे। तो 300 क्विंटल के 1 किलो की हुआ 7 पैकेट, तो 1 क्विंटल के 700 पैकेट और करीब करीब 2.25 लाख पैकेट। तो 2.25 लाख पैकेट हमने किसानों को बांटे। उससे क्या हुआ, 2.25 लाख एकड़ में सीधा वो सरसों लगी, गेहूं के अंदर उसके खूंट लगे। अचानक लोगों को ध्यान आया कि भाई सरसों का तो अपने पास घर में वो थोड़ी मटके में पड़ी थी, 2 साल पहले तूड़ी वाले कमरे में रखी थी, यहाँ रखी थी, वहां रखी थी। लोग और मांगने लगे, हमारे पास नहीं थी, बाजार में भी लोग गए। जितना हमने बीज बांटा उससे ज्यादा लोगों ने, किसानों ने और खरीदा। यहां तक भी हुआ कि तुरंत लोग गए, क्योंकि हमने ये पहले कार्यक्रम शुरू कर दिया था, तो लोग गए और जाके छोटे छोटे हल बनवा के ले आए बाजार से सरसों के खूंट लगाने के लिए। तो एक दिन एक डायरेक्टर एग्रीकल्चर पंजाब के सड़क से निकले, तो उन्होंने जाके अपने ऑफिस में चंडीगढ़ में बोला, यार ये मैंने कहीं देखी नहीं पहले सरसों गेहूं में, इस बार जो है मैं निकला हूँ बठिंडा से और पूरे हाईवे के ऊपर मैं देखता आया हूँ, संगरूर से जब निकलता हूँ तो संगरूर पटियाला और चंडीगढ़ तक सब सरसों सरसों गेहूं में नजर आ रही है, कैसे हुआ ये, आप लोगों ने किया क्या? तो डिपार्टमेंट वालों ने पता लगाई, खबर लगाई, तो उन्होंने बोला नहीं जी, तो ये कैसे हो? बोलते ये मुकेश कंबोज हैं जी, तो ये उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया था, उन्होंने ये किया। तभी हमने ये पटियाला से जो अमृतसर की मैं बोल रहा हूँ, उससे 2 साल पहले हमने वो पद यात्रा की थी, उसके 2 साल बाद हमने ये किया था। अब क्या हुआ उससे, आज भी वहां पर लोग सरसों लगा रहे हैं। सरसों को पहले हाथ से काट लिया, घर के लिए तेल बन गया, और उसके बाद सरसों के जो नीचे ठूंठ बचे वो कंबाइन को कहीं नहीं अटकाते, वो सारी की सारी गेहूं कंबाइन हार्वेस्टर से ही कट गई। और हमें जैविक गेहूं तो कंबाइन हार्वेस्टर से भी नहीं काटनी, अपने हाथ से काटनी है। तो इसलिए आप सरसों के खूंट भी लगाइए उसी गेहूं के अंदर, ये आपका एडिशनल इनकम होगी। ये मान लो आपको 10-20%, 30% अगर आपकी जैविक गेहूं का उत्पादन कम भी होता है तो सरसों उसकी भरपाई कर देगी। कम से कम 70-80 किलो, 1 क्विंटल तक आपका 1 एकड़ गेहूं से सरसों आ जाएगी। 1 क्विंटल आपकी सरसों आ गई तो 33 लीटर, 2 ड्रम, 1.5 ड्रम आपका जो है, 2 बनते हैं बल्कि 33-34 लीटर आपका सरसों का तेल बन गया, सारा साल काम आएगा सिर्फ 1 एकड़ से। तो ये तो कुल मिला के मैं जैविक गेहूं के बारे में आपसे बात कर रहा था। अभी हम जैविक सरसों पे अगर आए तो जैविक सरसों और जैविक गेहूं के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क इतना ही है कि जैविक गेहूं के अंदर आपका उत्पादन 60 से 70% कम हो सकता है अगर हम उसको, हमारी मिट्टी को पूरा पोषण नहीं देंगे। तो सरसों में ये 20-25% कम होता है, इससे ज्यादा कम नहीं होता। परंतु सरसों के अंदर कुछ बीमारियां आती हैं और बाद में जाके यही अपना तेला चेपा ये बहुत तंग करता है सरसों को, और बीमारियां पहले आती हैं जिनके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ऐसी बीमारियां हैं। परंतु हमारा जो तजुर्बा है वो ये कहता है कि जैविक सरसों के अंदर ये बीमारियां भी उतना हमला नहीं कर पाती, बहुत कम रह जाती हैं, और इनको कंट्रोल करने का बड़ा आसान सा तरीका है। जरूरत पड़े तो आपको बाजार से सिलिका मिल जाएगा, बहुत ही फाइन क्वालिटी का सिलिका होता है, और उसका जो है 3-4 किलो 1 एकड़ में घोल बना के स्प्रे कर देना है। वो आदमी के लिए भी फायदेमंद है, मिट्टी के ऊपर गिरेगा उसके लिए भी फायदेमंद है, फसल के लिए भी फायदेमंद है। वो आपका जो है
पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के साथ साथ जब बाद में फली आ जाती है तब करेंगे तो वो रस चूसने वाले इन कीटों से भी बचाएगा। साथ ही साथ आपको सरसों का साग खाना हो तो उसमें भी नुकसान तो है ही नहीं बल्कि वो फायदा ही है। आपका साग भी उससे बढ़िया बनता है सिलिका के स्प्रे से, क्योंकि वो आदमी के लिए भी गुणकारी है। तो सरसों के अंदर सिंपल सा ये तरीका है। दूसरा, सरसों के अंदर खरपतवारों की जब बात आ गई तो सरसों में वही बात है, कसौले से ही खरपतवार कंट्रोल कर सकते हैं, या जैसे सुमेर जी ने बताया खरपतवारों को निकालिए, उनका घोल बनाइए। परंतु सरसों के अंदर आप एक और काम कर सकते हैं कि मल्चिंग भी हो जाती है सरसों में, उसके फूल खुले रहते हैं। तो अगर आपके पास कड़बी हो तो कड़बी का कुतरा करके आप जमीन पर बिछा दीजिए, साबुत कड़बी बिछा दीजिए। सरसों का सॉरी इसका अपना क्या नाम है, ग्वार का कोटला बिछा दीजिए। पराली के अगर आजकल तो ये टिब्बों के अंदर भी लोगों ने धान लगाना शुरू कर दिया, जहाँ मूंगफली होती है वहां भी धान लगाना शुरू कर दिया है। वहां धान को बंद कीजिए, लेकिन अभी अगर पराली हो धान की तो उस पराली से आप मल्चिंग कर दीजिए सरसों के अंदर। तो वहां पर आपको खरपतवारों से भी छुटकारा मिलेगा, साथ ही साथ आपको सरसों के जो वो जिस खेत में लगाई है उसको अगले सीजन के लिए आपको पोषण भी देगा। अब मैं कुछ दूसरे और तरीके हैं पोषण के गेहूं के लिए, मोटे तौर पे अगर कहूं तो उनके अंदर थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन हमारा मूल मंत्र ये कहता है कि हम किसान को बाजार की तरफ ना भेजें। जैविक खेती जो है वो बाजार आश्रित ना हो, कम से कम 80% तो आश्रित ना ही हो। अव्वल तो 100% ना हो, लेकिन 80% बिल्कुल आश्रित नहीं होनी चाहिए बाजार पर। सब कुछ अपने खेत में तैयार होना चाहिए। परंतु पहली बार जो किसान कर रहे हैं उनके लिए यह अति महत्वपूर्ण है कि वो गेहूं के अंदर उत्पादन ज्यादा कम ना हो। तो आप सरसों की खड़ी जो बिल्कुल सस्ते वाली हो, जो पशुओं के काम ना आती हो, सरसों की खड़ी ले लीजिए। आप कपास की खड़ी ले सकते हैं, या अन्य कोई भी आपके पास ऐसा कोई तेल बीज है उसकी भी आप खड़ी ले सकते हैं। उस खड़ी को आप वेस्ट डीकम्पोजर में आप रखिए 3-4 दिन तक ये, और उसको छान करके, जैसे पहले आपको बताया था वेस्ट डीकम्पोजर अधिकतर किसानों को पता ही है, तो उसका आप स्प्रे कीजिए। और सरसों की खड़ी को आप खेत के अंदर, लेकिन उसको बुरकने के लिए जो है सरसों की खड़ी की जो मिकदार होगी, जो क्वांटिटी होगी वो ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपको सस्ती मिले तो आप उसमें 1.5 से 2 क्विंटल सरसों की खड़ी खेत में आप बुरक दीजिए, उसका पाउडर बना के। अगर उस खर्चे से आपको डर नहीं लगता तो, क्योंकि कम से कम ये 15-20 रुपए किलो तक तो संभावना है आती ही होगी अभी, जो बिल्कुल सस्ते वाली भी सरसों की खड़ी होगी। तो ये कुछ जो है जैविक गेहूं के बारे में और जैविक सरसों के बारे में, और कुछ मैंने आपको जो है नेशनल। मुकेश सर, हाँ जी। मुकेश सर सिर्फ आधा मिनट। आपने बीच में एक बात कही थी कि किसान के खेत के पास में ना नाला भी नहीं गुजरना चाहिए। हाँ जी। तो सर हमारे सम्मानीय किसान है जितेंद्र मगलानी जी, उनके किसी कंपनी वालों ने ना सर केमिकल ही डाल दिया, इतनी सुंदर फसल सब बर्बाद कर दी सर, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं अभी तक हुई। इसमें भी कोई ऐसा होना चाहिए सिस्टम के, किसानों को जो ऐसा करते हैं उनके का सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। अमृतपाल जी बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी सर, हाँ जी सर। मगलानी साहब का बहुत बढ़िया खेत तैयार किया हुआ था, सब बर्बाद कर दिया सर उन्होंने। अमृतपाल जी ऐसा है, देखिए कि ये विषय जो आपने कहा सख्त कार्रवाई वाला, ये तो जो है मिगलानी जी को सीधा सीधा जो है जाके और 4 किसानों को लेके, तो इसके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होती है। लेकिन ये कार्रवाई अपने बस में नहीं है ना, ये इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसमें जाके शिकायत करें। हाँ, किसी ने डाल दिया, अगर पता है जिसने डाला है तो सीधा उसकी शिकायत करें। सर सर आप इतनी अच्छी बात कर रहे हो, मैंने ना सिर्फ ये बोलना इसलिए जरूरी समझा सर, क्योंकि आप वो नाले का जिक्र कर रहे थे कि ऐसे घटिया लोग भी हैं सर जो
किसान नहीं करता और कोई कर रहा है सर, और उन पे कोई कार्रवाई नहीं। मैं माफी चाहता हूँ, ये विषय नहीं था, लेकिन मेरे मन को लगा कि मुझे ये बात आपके साथ साझा करनी चाहिए सर, इसके लिए सॉरी मांगता हूँ। समय कितना हुआ है जरा मैं जानना चाहूंगा, कुछ समय की पाबंदी की वजह से। आज की मीटिंग का तो, लेकिन अगर इस मीटिंग को अगर आप कहें तो कंटिन्यू रखें अगले सप्ताह, तो आज किसान साथियों के सब सवाल रह गए कर तो सकते हैं, लेकिन मैं इसी बात के ऊपर एक बता देता हूँ अमृतपाल जी को। ठीक है सर। अमृतपाल जी, ये कुछ वर्ष पहले की बात है कि मैं पंजाब में एक गांव में गया था, एक छोटी नहर जिसको रजवाहा कहते हैं, बिल्कुल पक्का साफ सुथरा, और वहां पर ट्रैक्टर उसके किनारे खड़ा करके पुल की साइड में जो है बंदा कपास के ऊपर तीन चार केमिकल्स का घोल बना के, कॉकटेल बना के, और वो स्प्रे करने की तैयारी कर रहा था। तो मैंने उसको टोका थोड़ा सा कि भाई तेरा ये ट्रैक्टर जो है इसको साइड में हटा ले भाई, तूने ये गलत जगह पे खड़ा कर रखा है। तो वो जो है उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, तो पानी डालता गया, वो डालता गया। अब क्या हुआ कि केमिकल उसने पहले डाल रखा था, लेकिन उसका जो है पानी ओवरफ्लो हो गया। जब ओवरफ्लो हुआ तो सीधा उसकी जो ढलान थी वो नहर के अंदर थी, इसलिए मैंने उसको रोका था भी ये गलत काम तो कर रहा है। ढलान सीधी नहर के अंदर, कम से कम 4-5 बाल्टी पानी उस ड्रम में से निकल के, वो जो दूध बन जाता है ना केमिकल डालने के बाद, वो सारा नहर के अंदर। तो अब मैं उसको बोला कि भाई मेरा मन तो कर रहा है जूता निकाल लूं, तो वो सामने से मुझे क्या बोलता है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोलता है कि बहता हुआ पानी कभी खराब नहीं होता। मैंने कहा ऐसा कर, पुल के उस तरफ जाके पी ले इसको, तुरंत पी ले, मैं हॉस्पिटल में उठा के ले जाऊंगा तेरे को। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, क्या करें अब उनको कैसे समझाएं कि वो बुजुर्गों ने उस वक्त कहा था जब ये केमिकल नहीं होते थे, उन बुजुर्गों ने कहा था, वो आज भी उसको पल्ले बांध के चल रहा है कि बुजुर्गों ने ये कहा था। तो ये गलतियां भी करते हैं, तो ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब उसमें क्या होगा, वो पानी मान लो बिगलानी जी के खेत में लग गया, नहर का पानी भी, और कल को जो सर्टिफिकेशन हुआ है और सर्टिफिकेशन वाले ने उसको कहीं सैंपल ले लिया, तो हो सकता है कि उसका जहर आ जाए। हमने सत्यवान जी के खेत से सैंपल लेके टेस्ट किए, हमने खुद बैंगन के सैंपल हमने टेस्ट करवाए लैब में जाके, एक एक सैंपल का करीब 11-11 हजार रुपया हमने दिया था। अब उसमें हमने देखा, मंडी से भी सैंपल उठाए, उनके गांव से उठाए, इनके खेत में कुछ भी नहीं था, लेकिन जो गांव से उठाए उनके अंदर तीन तीन केमिकल थे, क्लोरपायरीफॉस था, और एक था ये अपना थायोथॉक्सान था, और तीसरा जो है कॉकटेल था, मुझे उसका याद नहीं आ रहा अभी, तो वो मैंने कल ही वो रिपोर्टें कहीं डाल दी ऐसे। तो ये केमिकल इस तरह से अगर वो आ जाए उसकी फसल में, तो उसका सर्टिफिकेशन भी खत्म हो जाएगा, वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा बेचारा वो, तो बिना अपनी गलती के ही। तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखने वाली है, और बल्कि हमें कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर भी आना होगा कि ये कहीं पर भी नाले वाले जितने भी हैं इनके अंदर भी ट्रीटेड पानी ही जाना चाहिए। और ये शुरुआत भी हुई है, कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट ने किया कि गांवों के जो नाले हैं वो भी ट्रीट करने चाहिए, और उनका पानी ट्रीट करके खेतों को जाए। चलिए, अभी कोई अगर कोई बहुत जरूरी प्रश्न हो तो उस प्रश्न को अभी हम ले सकते हैं, अन्यथा हम अगले हफ्ते, क्योंकि गेहूं तो अभी आप बोइए, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी गेहूं को। अगले अगले हफ्ते कर लेते हैं सर, अभी टाइम पूरा हो गया है। बिल्कुल, बहुत और सारी चीजें याद भी नहीं रहती ना, सारी चीजें एकदम याद नहीं रह पाती। डॉक्टर मुकेश कंबोज जी का और अपने आए एक्सपर्ट किसान साथियों का, मेरे गुरु श्री अमृतपाल सिंह जी का, सबका तहे दिल से बड़ा बड़ा धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, हाँ जी, मैं कुछ बोलना चाह रहा था अभी। अगले चलो, जितना समय बचा है उसके लिए बोलना चाह रहा हूँ। एक तो है ना, जो भी आप फसल लगाएं कोशिश करें उसको ड्रिप के ऊपर। गेहूं की फसल पिछले साल बेड पे काफी लोगों ने लगाई है, उससे क्या होगा कि आपका जो खरपतवार है ना, जहां ड्रिप पड़ेगी, जैसे आपका ये सरसों का है, सरसों के 4 फीट पे या 3 फीट के ऊपर आप ड्रिप डाल के फसल लेते हैं, तो उसके अंदर खरपतवार उगेगा ही नहीं, बाकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ ड्रिप वाली जगह पे उगेगा। खरपतवार का तो एक ये इलाज है। दूसरा, गेहूं में भी सेम इसी तरह से अगर हम चाहें तो ये काम कर सकते हैं। दूसरी, एक डॉक्टर कंबोज ने जो बात बताई वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। अभी क्या हो रहा है कि हम गेहूं की बिजाई करते हैं, उसके बाद में जो सरसों की आड़ लगाने वाली बात होती थी, उसमें केमिकल डालते ही वो चीजें हम पालक के लिए, गाजर घास के लिए, या ABC किसी के लिए भी जो खरपतवार नाशक डालते हैं, उससे वो खत्म हो जाते थे। तो अगर हम जैविक कर रहे हैं तो जैविक में जो है ना, हमें ये दिक्कत नहीं आएगी। तो सरसों की आड़ जरूर लगाएं, या और चने बीच में बोने की बात चल रही थी, या कोई और तोरिया था, और काफी सारी फसलें थी। ये चीजें अगर हम आड़ लगाते हैं तो उसका फायदा
ही फायदा है, नुकसान नहीं होगा। एक तो जो तेज हवा जो चलती है उससे गेहूं गिर जाते हैं, वो नहीं गिरेंगे। सेम इसी केस में ड्रिप के ऊपर अगर आपने लगाया है तो वो गेहूं गिरेगा ही नहीं बिल्कुल भी, फुहारे से गेहूं गिर जाता है, उसमें पैदावार की कमी हो जाती है। और रही बात कीड़ों की या बीमारियों की, तो ड्रिप में अगर हम ये करते हैं खेती, तो उससे क्या होगा कि जो पौधे का रूट जोन है सिर्फ उसी को पानी मिलेगा, कॉलर जोन और या उससे ऊपर जो है ना उसको पानी नहीं मिलेगा, इसलिए बीमारियां नहीं आएंगी। ये मेरी गारंटी है, मेरे अपने खेत का नहीं, मेरे पिछले 10-12-15 साल का तजुर्बा है। जहां जहां भी ड्रिप लगी हुई है उसमें ऊपर वाली बीमारियां कम से कम आती हैं। इसी तरह से फिर उसके अंदर अगर आप देखें तो नीम ऑयल या तो दूसरी हम जो अपना काढ़ा किसी टाइप का बना रहे हैं, वो भी किसी एक्सपर्ट से या किसी तजुर्बेदार किसान से पूछ लें, ताकि उसका ज्यादा नुकसान ना हो, तो उससे कीटों का या बीमारियों का प्रकोप रोका जा सकता है। उसके अलावा डॉक्टर कंबोज ने एक बात कही, उससे मैं थोड़ा सा असहमत हूं कि भाई पहले साल में 20 से 25% कम होता है पैदावार, तो मैं उसमें बिल्कुल गारंटी देता हूं। देखो, एज सॉइल साइंटिस्ट, एज एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एमएससी, उसमें मैं ये कहता हूं कि हम एक सीधी सिंपल सी भाषा है, पेट हमने भरना है, चाहे वो चावल दाल से भरें, चाहे वो सब्जी रोटी से भरें, सलाद से भरें, किसी चीज से भरें। कोई मच्छी मांस खाता होगा तो पेट भरने से मतलब है, धरती माता का पेट भर दो आप। अगर आपने अपनी फसल बेड के ऊपर लगाई हुई है तो थोड़े एरिया में हो जाएगी वो। और इसी तरह से अगर सरसों लगाई हुई है तो उसके अंदर आप जो दुनिया भर के अभी प्रचलन चले हुए हैं ऑर्गेनिक खेती वाले, तो उनका घोल हम चला सकते हैं उसके अंदर। उसके अलावा अगर हो सके तो देसी गायों की, या फिर गायों का तो इसलिए है कि गौ माता का भला हो जाता है, बाकी खाद चाहे किसी चीज की भी हो, वो देसी खाद देसी होती है, बढ़िया होती है। अगर आप डाल के देखो, पैदावार सवाई ना हो जाए तो मेरी गारंटी है। मेरे खेत में मैं सिर्फ और सिर्फ गौशाला की खाद डालता हूँ, उससे जो है ना जबरदस्त पैदावार आती है। डॉक्टर मुकेश कंबोज इसके बिल्कुल गवाह हैं, अगर नहीं है तो आप अपने मुंह से बता दो डॉक्टर साहब। ये चीजें जो है ना वो डॉक्टर कंबोज ने इसलिए बोली हैं क्योंकि हर आदमी इतना खर्चा नहीं कर सकता जो गायों वाला गोबर का है। तो मेरा तो ये कहना है, चाहे आप 1 एकड़ में स्टार्ट कर रहे हैं, 5 एकड़ में से, 10 एकड़ में से, तब उतने हिस्से में ऑर्गेनिक वाले में शुरू वाले साल देसी गायों की, मेरे बार बार निकल रहा है क्योंकि गौ माता बड़ी परेशान है। किसी भी चीज की खाद आप डालें तो देसी खाद डाल देंगे तो धरती माता का पेट भर जाएगा। और रही बात आगे, जो बात दूसरी चली थी, सुमेर सिंह जी ने बताया था, डॉक्टर कंबोज ने बताया था, जो खरपतवार हमारे खेत में हुए हैं उनके ऊपर खरपतवार नाशक ना डाल के मैंने तो एक गड्ढा बना रखा है बहुत बड़ा, उसके अंदर डाल देता हूँ। उसी को निकाल के वो साल, 1.5 साल, 2 साल बाद में जब वो उसके ऊपर पानी चला देते हैं, जितने बीज उगने होते हैं उग जाते हैं, उसी को उठा के फिर खेत में डालते हैं। इसके अलावा जिन पे बीज नहीं बनते, जिन खरपतवारों पे बीज नहीं बने हुए होते, उन्हीं को उखाड़ के उन्हीं की मल्चिंग कर देते हैं जी। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं ऑर्गेनिक खेती में, जो खेत में ही होने वाली चीजें जो है ना वो हो जाती है। और रही बात, एक बात आती है ड्रिप की, मैं बार बार ड्रिप का इसलिए कह रहा हूँ, कंबोज साहब के खेत में मैं खुद जाके देख के आया हूँ। भाई को अगर मौका मिले सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, तो इन्होंने जो जंगल में मंगल जो कहते हैं ना, सही मायने में घग्गर नदी के किनारे ऐसा समा बांध रखा है कि मैं गया था मई जून में, जब वहां पे कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, इन्होंने हल्दी पता नहीं क्या क्या वो चीजें उगाई हुई थी। तो वो चीजें मेहनत काफी किसान कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, पर उन चीजों को दिखाना भी जरूरी है ताकि लोगों को सीखने को मिल सके। तो कंबोज साहब के खेत में आप जाएं, अगर हो सके तो देख के आए, बहुत बढ़िया कर रखा है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मेरा डिपार्टमेंट सोयल कंजर्वेशन और सोयल टेस्टिंग कल से पानीपत के अंदर 5 लेबोरेटरी का पूरी ट्रेनिंग देंगे 5 दिन के लिए, कल से लेके 5 दिन के लिए पानीपत के अंदर। पानीपत नई अनाज मंडी में है मेरी, उसमें वो ट्रेनिंग देंगे, कैसे नमूने लेने हैं मिट्टी के, कैसे टेस्टिंग करनी। इसके अलावा जो टेस्टिंग होगी तो उसमें जो चीजें आई निकल के उसके हिसाब से कैसे
आपको उनकी पूर्ति करनी है। मान लो किस चीज में आगे, उस चीज की पूर्ति किस हिसाब से करनी है, तो उसमें जैव और केमिकल दोनों के वो ट्रेनिंग जाएगी। अगर कोई ट्रेनिंग में किसान भाई या कोई दूसरा साथी चाहे तो उसका वेलकम है तो सरकारी ट्रेनिंग है, लेकिन कोई किसान तो मैं उसके लिए अपनी तरफ से पूरा मैनेजमेंट का। और इसके अलावा ये कुछ चीजें थी जी। बहुत बहुत धन्यवाद कंबोज साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरुजी रहे हैं, इनने जिंदगी में जो है ना वो चीजें सिखाई है जो लीक से हटके थी हमेशा। सुमेर सिंह जी ने जो बातें बोली हैं वो भी, इनके भी जो प्रयोग है ना वो लीक से हटके होते हैं। तो दोनों महानुभावों को प्रणाम। और इसके अलावा जो जाने अनजाने जो छुटे हुए हैं लोग, जिन्होंने काफी हद तक कोशिशें की हैं। उसके अलावा एक बार मैं डॉक्टर रेड्डी वाला प्रोग्राम भूल गया मतलब छूट गया था। शनिवार इतवार को खेत में जाना होता है, इस कारण से वो चीजें छूट जाती हैं कई बार। तो उन्होंने भी जो तरीके बताए थे, मिट्टी वाला या कोई और तरीके थे, वो भी कामयाब थे। मैं साउथ का पूरा 10 दिन का टूर लगा के आया हूँ, मिल तो पाया नहीं पर काफी चीजें सीख के आया हूँ बाकी दूसरी जगह पे जाके। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हम, और एक और चीज है, अगर हमें जैविक खेती करनी है तो उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। एक साल में ऐसा कुछ नहीं होता, दूसरे साल में कुछ नहीं होता। अगर हम खरपतवार की बात करें तो पहले साल में आप खरपतवार बिना बीज बने अगर खेत में से निकलवा देते हो, मजदूरी लगा के, घर के बंदे लगा के, तो उसका फायदा क्या होगा कि वो जो खरपतवार हमने खुरपे से या फिर हाथों से निकलवा दिया, दराती से निकलवा दिया, उसका बीज नहीं बन पाएगा। इसी तरह से दूसरे साल आपने फिर निकाल दिया, तीसरे साल फिर निकाल दिया, 3 साल में कम से कम 2 सीजन हो गए। 2 सीजन में अगर हम निकाल देते हैं, तीसरे साल चौथे साल में जाके आपके खेत में बीज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर खेती होगी। उसके लिए एक तरीका और भी है, अपने खेत के चारों तरफ झाड़ीनुमा पौधे जरूर लगाएं, ताकि दूसरे खेतों का उड़ के खरपतवार का बीज ना आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और डॉक्टर कंबोज का एक बार बहुत बहुत दोबारा से धन्यवाद। इंद्रनील जी का धन्यवाद, और बाकी जितने साथी हैं, सुमेर सिंह जी का तो है ही। नमस्कार जी सबको। सर जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी और समय कम था, इसलिए मैं बार बार बीच में रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं डॉक्टर कंबोज, डॉक्टर सत्यवान गरेवाल जी, मेरे आदरणीय अमृतपाल सिंह जी और सभी साथियों का बड़ा बड़ा धन्यवाद बोलूंगा कि आप इस मीटिंग में आए और अच्छी अच्छी जानकारी डॉक्टर कंबोज ने दी और आप साथियों ने ली। अगली मीटिंग 7 बजे शुरू होगी संडे को, और इसी चीज के ऊपर चर्चा रहेगी। आज समय कम था इसलिए थोड़ा सा हम माफी चाहेंगे। और डॉक्टर कंबोज जी, आपका तहे दिल से बड़ा बड़ा धन्यवाद बोलूंगा मैं पूरे ग्रुप की तरफ से कि आपने इतना कीमती समय देके हमारे किसान साथियों को इतने अच्छे विचारों से, अच्छी जानकारी से सराबोर किया। तहे दिल से बड़ा बड़ा धन्यवाद सर।